Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. If you have any problem Yes. regarding previous topics, you can ask me. Ma'am, यहाँ से we also saw a homeless mendicant. ये वाली चीज समझनी है. पेज नंबर बोलो बेटा. Yes, for enlightenment. He also saw ये वाले मैम बेटा जा रहा था यही पैराग्राफ. कौन सा वाला पैराग्राफ? ये वाला जो आपने टिक लगाया हुआ है ना यही पैराग्राफ में देखो ठीक है लास्ट ठीक है ठीक है ठीक 5th है. हाँ लाइन है. हाँ हाँ. ओके 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 ओके. अब क्या हुआ था, इन्होंने एक गरीब को देखा था जो क्या थे, गरीब ही था, होमलेस था. ऑब्वियसली बात है, गरीब था, होमलेस यानी घर नहीं था उसके पास में. और वो इनको ऐसा लग रहा था कि वो बुजुर्ग हो गया है एक समय पे, उसने अपना पूरा जीवन जिया और फिर वो बुजुर्ग हो गया, उसको बीमारियां हो गई, फिर उसकी मृत्यु हो गई और उसको शांति मिल गई. तो ये चीज, ये जो पूरा साइकिल है ना, इंसान पैदा होता है, फिर वो अपना पूरा जीवन काल निकालता है, अपनी जो भी हार्डशिप्स है लाइफ की वो फेस करता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगता है, फिर उसको बीमारियां घेर लेती हैं और फिर एक पॉइंट पे आकर के उसकी डेथ हो जाती है और उसको शांति मिल जाती है. ये जो पूरा फेज है ना, ये देख करके सिद्धार्थ को ऐसा लगा था कि भाई मुझे भी ये चीज जो है इसी रास्ते पे चलना है, लेकिन मुझे सच की तलाश चाहिए. तो उनका ये था कि वो डिसाइड करते हैं कि वो ये भी सेम रास्ता जो है अपनाएंगे. जो ये एक होता है ना कि आप एक, ये अभी तक इन्होंने अपना लाइफ जो था वो एक पैलेस के अंदर जिया था, सारे ऐशो आराम जो थे इनके पास में थे, इनको पास में सारी सुविधाएं थी, लग्जूरियस लाइफ थी इनकी. वो छोड़ करके इनको एक ऐसी लाइफ जीनी थी, जैसे कि ये गरीब था, ये होमलेस मेंडिकेंट था, उसकी तरह की भाई इनको दर दर इधर उधर जाना है, दुनिया में देखना है, सच की तलाश में जानना है, क्योंकि लाइफ जो है वो तो ऐसी ही चलेगी, बुजुर्ग सभी हो जाएंगे और मृत्यु सबकी होनी ही है. तो ये लाइफ में आने का मकसद जो है वो क्या है, क्या रीजन है जो हमें जन्म मिला है, क्या रीजन है हम जी रहे हैं, और कैसे हम मृत्यु तक पहुंचते हैं और मृत्यु के बाद में हमें शांति कैसे मिलती है, वो सच की जानकारी हासिल करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया था कि ये उस रास्ते पे चलेंगे. और उसके बाद ही इन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और ये सच की खोज में निकल पड़े. ये बोला गया है इसमें. ओके मैम, थैंक यू. Welcome. अब है सिद्धार्थ explored several paths including bodily mortification which led him to a situation of near death. अब सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने अब वो अपना पैलेस तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, कई सारे रास्ते उन्होंने देखे, कई सारी चीजें उन्होंने अपनाई, जिसमें पहला था बॉडीली मॉर्टिफिकेशन, यानी कि वैराग्य, तपस्या करना, उसके अंदर सबको छोड़ देना. और इस तपस्या के करते करते उनकी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें सीधे मतलब काफी हद तक उनकी मृत्यु हो ही जाती, नियर टू डेथ पहुंच गए थे वो. Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. ये सारे methods जो extreme methods थे उनको छोड़ करके उन्होंने simply ध्यान लगाना शुरू करा, मेडिटेशन करना शुरू करा, कई दिन तक करा, और फाइनली उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट मिला. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा और एनलाइटेड वन. और इसके बाद में ही उनको जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से, या फिर द एनलाइटेड वन, यानी कि जिसको एनलाइटन मिल गया है, एनलाइटमेंट मिल गया है, उस नाम से उनको लोग बाग जानने लगे. किसी को पता है एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? यस मैम. बताइए. किसी भी चीज को समझना, किसी चीज को समझना और या फिर पढ़ना, या हमने वो चीज जो है समझ ली और पढ़ ली, इस तरह का कुछ. बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं. बोलो. यस, यू कैन मैम स्पीक. लर्न करना या तो फिर किसी चीज को, किसी भी चीज को समझना, लर्न करना, पूरी तरीके से एक चीज को अच्छे से ग्रेस्प कर लेना,
उस चीज को हम बोल सकते हैं एनलाइटमेंट। तो इन्होंने वही चीज अपना ली थी। ओके हाँ, तो उस चीज को बोलते हैं एनलाइटमेंट। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। और बाकी जिंदगी इन्होंने कैसे बिताई, लोगों को धम्मा के बारे में समझाते हुए, किस तरीके से सही जीवन जीना चाहिए उसके बारे में समझाते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बात का निकाल दिया। यहाँ पे फिगर 4.7 के अंदर एक स्कल्पचर दे रखा है अमरावती आंध्र प्रदेश का, ठीक है, वहां से है ये, डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। यानी कि सिद्धार्थ जब अपना पैलेस छोड़ करके जा रहे थे, उस चीज को दर्शाते हुए ये स्कल्पचर बनाया गया है। ठीक है, अब ऐसे आपसे एक्सटर्नल जो है वो कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या दर्शा रहा है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा सा इसको प्रॉपरली याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? Then we have teachings of Buddha. The Buddha teachings have been reconstructed from the stories found mainly in the Sutta Pitaka. अब बुद्धा की जो भी शिक्षाएं दी हैं वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं उनकी स्टोरीज जो थी उस समय में, जो मेनली पाई जाती थी सुत्ता पिटाका में से। ठीक है, although some stories describe his miraculous powers, others suggest that the Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through displays of supernatural powers. कुछ जो है स्टोरीज यानी कहानियां जो है वो ये बताती है कि इनके पास में बहुत चमत्कारी शक्तियां थी, लेकिन बाकी जो है वो ये सजेस्ट करती है कि बुद्धा ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, रीजन दिए हैं, परसुएशन देने की कोशिश करी है, परसुएट करने की कोशिश करी है, एज इन उनको अपनी बात के अंदर पूरी तरह से अग्री करवाने की कोशिश करी है कि वो भी इस चीज को फॉलो करें, बजाय अपनी सुपरनेचुरल पावर्स दिखाने की। यानी कि उन्होंने अपनी सुपरनेचुरल पावर्स का प्रदर्शन करने की बजाय उन्होंने लोगों को समझा करके और फिर अपने साथ में लेने की कोशिश करी है। ये स्टोरीज से निकल के आया है। अब वो कैसे, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ ग्रीफ स्ट्राइकन वुमन whose child had died came to the Buddha, he gently convinced her about the inevitability of death rather than bring her son back to life. यहाँ पे एक स्टोरी है ग्रीफ स्ट्राइकन वुमेन की, यानी कि एक दुखी औरत होती है, उनके उस औरत के बच्चे की डेथ हो जाती है और वो बुद्धा के पास आती है वापस से कि इसको जीवित कर दो या जो भी हो सकता है वो कर दो, जैसा भी बोलोगे मैं वैसा कर लूंगी। ठीक है, तब बुद्धा क्या करते हैं, अब जेंटली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु एक इनएविटेबिलिटी है, यानी कि इससे आप बच नहीं सकते, ये होना ही है, ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते हो, और ये इम्पॉसिबल है कि आप आपके बेटे को मैं वापस से जिंदा कर दूं। These stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood. अब ये जो कहानियां हैं ये वहां पर बोली जाती थी लोगों की, आम जनता की जो भाषा होती थी उसमें, जिससे आम जनता इसको प्रॉपर्ली समझ पाए। अब इसका स्टोरी का मैं आपको पूरा एक वो बता देती हूँ इंस्टेंस। उसमें होता क्या है, बुद्धा जो के पास में ये लेडी आती है, वो बोलती है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर दो, जो आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगी, इसकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, अभी इसने देखा ही क्या है। तो बुद्धा बोलते हैं कि एक ऐसे घर, ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक ऐसे घर से सामान लेकर के आना है ना जहाँ कभी किसी की मृत्यु हुई हो, ठीक है, ना कभी किसी जवान की मृत्यु हुई हो, ना कभी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई हो, एक ऐसे घर से लेकर के आओ। ये कुछ सामान मंगाते हैं वो और बोलते हैं कि लेके आओ। तो वो जाती है और हर घर में इस तरह के क्वेश्चन बोलती हैं, पूछती हैं, तो सब मना कर देते हैं, बोले कि नहीं हमारे यहाँ तो बुजुर्ग की भी डेथ हुई है, हमारे यहाँ जवान की भी डेथ हुई है। तो इस तरीके से उनको कन्विंस करने का जो इनका तरीका था वो अलग था। इसमें उन्होंने अपनी कोई पावर, सुपरनेचुरल पावर्स नहीं दिखाई, सिंपली उन्होंने लॉजिकली समझा दिया कि देखो कोई भी ऐसा घर नहीं है इस एरिया के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, भले वो जवान हो, ना लड़का ना लड़की, ना कोई भी जेंडर हो, इस तरह का ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जो है वो होनी ही है। तो वो स्टोरी थी। इसमें कोई दिक्कत किसी को इस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम। नो मैम। Okay. According to Buddhist philosophy, the world is transient, anika, constantly changing. यानी कि बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार दुनिया क्या है, ट्रांजाइंट है, यानी कि कॉन्स्टेंटली बदल रही है। इट इज ऑल्सो सोललेस, ये बिना सोल के है, बिना आत्मा के है। एंड एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, और इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। Within this transient world, sorrow is intrinsic to human existence.
और इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड के अंदर ही सॉरो यानी दुख जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दुख भी होगा. It is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human beings can rise above these worldly troubles. अब ये हमें अपना रास्ता अपनाना है मॉडरेशन का, जिसके अंदर सेवियर पेनेंस यानी कि जो भी दंड है वो भी हमें झेलना है, सेल्फ इंडल्जेंस भी करनी है हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, और हम इन वर्ल्डली ट्रबल्स यानी कि जो दुनिया की मोह माया वाली दिक्कतें हैं उससे ऊपर उठ करके हमें जाना है, हमें ऐसा रास्ता अपनाना है. यानी कहने का मतलब ये है कि खुद से इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर आंकलन करना है कि भाई हमने कहाँ क्या गलती करी, हमें किस चीज का दंड जो है भुगतना है और कैसे एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीनी है, वो चीज यहाँ पे बोली गई है. इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट. और ये बात बोली गई है बुद्धिज्म की शुरुआती उसमें कि भगवान है या नहीं है, उसका इन्होंने कुछ वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो अभी तक इररिलेवेंट चीज है. गॉड के बारे में कोई चीज यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है. समझ में आया सेकंड पैराग्राफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी? Yes, ma'am. ओके. The Buddha regarded the social world as the creation of humans rather than of divine origin. बुद्धा जो है वो दुनिया को क्या बोलते थे, सामाजिक दुनिया को क्या बोलते थे, ये ह्यूमंस की बनाई हुई है बजाय एक आध्यात्मिक ओरिजिन की बजाय ये इंसान की बनाई हुई है. ये जो दुनिया है समाज जो है वो इंसान का बनाया हुआ है, कोई आध्यात्मिक शक्ति का बनाया हुआ नहीं है. Therefore he advised kings and घापतीज टू बी ह्यूमन एंड एथिकल. इसीलिए जो घापति ये जो राजा के अंडर काम करते हैं या घर के जो लोग होते हैं ना उनके लिए घापतीज बोला जाता है. ये इसीलिए एडवाइस करते थे राजाओं को और घर के लोगों को कि भाई मेंटेन करके रखो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमैनिटी मेंटेन करके चलो और एथिकल तरीके से काम करो. इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस. और इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते थे कि आपको सामाजिक रिश्तों को बदलने के लिए खुद से अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. The Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and nibbana, literally the extinguishing of the ego and desire, and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world. बुद्धा ने जोर दिया है इंडिविजुअल एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा कि सही तरीके से जीवन जीना क्यों जरूरी है, और यही एक रीजन है जिससे हम बच सकते हैं, जिसके द्वारा हम बच सकते हैं. ये जो दोबारा से ये जो जीवन काल चलता है रीबर्थ का, बर्थ का और फिर उसके बाद में मृत्यु और फिर उसके बाद में दोबारा जन्म का, इस चीज से बचने के लिए आपको सही तरीके से अपना काम करना पड़ेगा और आपको सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना पड़ेगा, यानी खुद से रियलाइजेशन अटेन करना पड़ेगा, यानी कि साल्वेशन एक तरीके से अटेन करना पड़ेगा जिसमें आपको अपना ईगो हटा देना है, आपकी इच्छा जो है उसको हटा देना है, और तभी आप ये जो सफरिंग यानी ये जो आप सफर कर रहे हो साइकिल को वो खत्म हो पाएगी. जो वर्ल्ड की सारी चीजों को त्याग देते हैं एक तरीके से वो चीज हो पाएगी तभी जब आप सही तरीके से अपना जीवन जो है और जो भी अभी तक आपने जिया है, ठीक है, जितना भी आपने जीवन जिया उसमें जितने भी आपने गलत काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं वेल एंड गुड, गलत काम करे हैं तो उनका जो भी दंड बनता है वो आपको पूरी तरीके से गिव अप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी आप दुनिया की ये सारी चीजों से बच पाएंगे. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम. रीअनाउंस द वर्ल्ड का No, मतलब है टू ma'am. गिव अप या रिफ्यूज, पूरी तरीके से फॉर्मल हाँ. डिक्लेरेशन कि मेरे को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है. जो ये सेंट्स वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे गिव अप कर देते हैं ना चीजों से कि भाई हमें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उस चीज को बोला गया है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स वर बी लैम्स अनटू योरसेल्व्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन. यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार बोला गया है, जो बुद्धा थे उनके लास्ट वर्ड जो थे वो मेंशन किए गए हैं कि बी लैंड्स unto yourselves as all of you must work out your own liberation. क्या मतलब है इसका, कोई बता सकता है? सिंपल लाइन बोली नो गई है, मैम. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि खुद से इस तरह की रोशनी जो है वो जो
आपके अंदर है, ठीक है। खुद से अगर आप अपने आप को पूरी तरह पहचान लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ये लाइन कि आपको अगर भगवान ढूंढना है तो आप अपने अंदर ही ढूंढो तो वो आपको मिल जाएंगे, ये चीज होती है ना। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप खुद से रोशनी की तरह काम करोगे तो दूसरों को भी रोशनी दे पाओगे और खुद अपना जो लिबरेशन है, फ्रीडम है, उसको भी अपना पाओगे। ये चीज बेसिकली यहाँ पे बोली गई है, ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके लास्ट वर्ड जो थे वो क्या थे। तो इस चीज को अच्छे से समझो और मार्क। हाँ, मैं वापस समझा रही हूँ, नो डाउट। बी लैंड्स ऑन टू योर सेल्फ, खुद पे अपनी रोशनी खुद बनो। एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, क्योंकि खुद से तुम्हें आजादी जो पानी है वो उसके लिए तुम्हें खुद से ही काम करना पड़ेगा। समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंपेयर करो कि जब किसी को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने होते हैं तो खुद से मेहनत करते हैं, तभी तो अपने नंबर अच्छे से आते हैं ना। उसी तरीके से अगर आपको इस दीन दुनिया से बिल्कुल ऊपर उठना है, यहाँ की जो वर्ल्डली प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप अपना ये जो साल्वेशन है वो पा पाओगे, ये जो लिबरेशन आपको चाहिए वो आप ढूंढ पाओगे। तो खुद के लिए ही खुद का लैंप बनो, खुद के लिए ही खुद की रोशनी बनो, खुद पे काम करो और तभी अपनी जो आजादी है वो पा पाओगे आप। समझ आया? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Followers of the Buddha. Soon there grew a body of disciples of the Buddha, and he founded a Sangha, an organization of monks who too became teachers of Dhamma. अब क्या हुआ, जल्दी ही ये जो इनके शिष्य थे, बॉडी जो थी डिसाइपल्स की, वो आगे जाकर के एक संघ में बनती है, रूप लेती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिंपली मंक्स की होती है, जो आगे जाकर के टीचर्स बनते हैं धम्मा के। These monks lived simply, possessing only the essential requisites for survival, such as a bowl to receive food once a day from the laity, and they lived on alms. They were known as bhikkhus. अब क्या था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी जहाँ पे ये डिसाइपल्स यानी कि इनके फॉलोअर्स थे, इनके शिष्य थे बुद्धा के, वो आगे जाकर के संघ ज्वाइन करते थे। संघ ज्वाइन करने पे क्या होता था, वो मंक्स बनते थे और आगे जाकर के वो मंक्स तो होते ही थे और उनको आगे जाकर के टीचर्स के तौर पे देखा जाता था, जो धम्मा का स्प्रेड करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अब इनके पास में क्या होता है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और सिंपल लाइफ जीते के साथ ही इनका मेन काम ये होता था कि ये जाकर के इनके पास में पोजेशन के नाम पर सिर्फ एक बोल हुआ करता था, यानी इनके हक में एक बोल हुआ करता था जिसको लेकर के ये भिक्षा लेने जाते थे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। जो भी उस बोल के अंदर जो भी खाना डाल देता था वो उससे अपना पूरा दिन करते थे। लेटी एज इन समाज होता है, समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो जाते थे भिक्षा लेने के लिए, जब ये तो वो दे देते थे उसके अंदर और उससे अपना गुजारा करते थे। ये इन भिक्षा दे लिव्ड ऑन एल्म्स, यानी कि ये जो भिक्षा इनको मिलती थी उसी पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इनको किस नाम से जाना जाता था, भिक्खुस। और जो फीमेल होती है उनको भिक्खुनीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ? Yes, ma'am. Okay. Initially, only men were allowed into the Sangha, but later women also came to be admitted. शुरुआत में सिर्फ men जो थे उनको ही अलाउ था कि वो संघा ज्वाइन कर सके, बाद में women को भी अलाउ करने लगे ये लोग। According to the Buddhist text, this was made possible through the meditation of Ananda, and one of the Buddha's dearest disciples who persuaded him to allow women into the Sangha. शुरुआत के समय में अलाउ नहीं था, फिर किसके कहने पर इन्होंने किया? बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर बोला जाता है कि पॉसिबल हो पाया था, इनके एक डियरेस्ट डिसाइपल थे, ठीक है, उनके कहने पर ही उन्होंने अलाउ किया था कि विमेन को भी जो है संघा ज्वाइन करने दें। ठीक है, मेडिटेशन ऑफ आनंदा, और ये पॉसिबल तभी था जब ये मेडिटेट करते थे। आनंदा फॉर्म का कोई मेडिटेशन होता था, उसको जब ये करते थे तभी ये संघ को ज्वाइन कर पाते थे। तो जो पहली विमेन थी जिन्होंने संघा ज्वाइन किया था वो क्या थी, बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। महाप्रजापति गौतमी was the first woman to be ordained as भिक्खुनी, the Buddha's foster mother. Do you know what is foster mother is? क्या होता है foster mother? किसी को पता है?
you don't have to Google it. बोलिए। जो बच्चों को पालती हो। हाँ जी, जो परवरिश करती हैं उनको कहते हैं फॉस्टर मदर, ठीक है। और जो बर्थ देती हैं वो तो खैर बायोलॉजिकल या बर्थ मदर कहलाती ही हैं। तो यहाँ पे जो इनकी फॉस्टर मदर थी जिन्होंने इनको पाला, मैम वही ना जो पालते हो। यस, तो जो इनको पाली थी, ठीक है, जिन्होंने इनको पाला था वो था उनका नाम आप मार्क कर लीजिए, महाप्रजापति गौतमी नाम था उनका, और वो पहली भिकुनी बनी थी, उनको टाइटल दिया गया था भिकुनी का। Many women who entered the Sangha became teachers of Dhamma and went on to become the Theres, or respected women who had attained liberation. Theres का मतलब क्या है, साथ में दे रखा है आपको, respected women जिनको liberation मिल गया है, यानी कि उन्होंने salvation अपना लिया है पूरी तरह से, वो आगे जाकर के बनती थी। कई सारी औरतें एंटर हुई संघा के अंदर, टीचर्स बनी, और फिर उसके बाद में वो थेरिस बनी। थेरिस का मतलब होता है वो सम्मान वाली, मतलब रिस्पेक्टेड वेमेन जिनको लिबरेशन मिल गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। The Buddha's followers came from many social groups. बुद्धा के जो followers थे वो अलग अलग ग्रुप्स थे, आते थे। They included kings, wealthy men and Gahapatis, and also humbler folk, workers, slaves and craft person. अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग बाग आ रहे थे, तो उनके अंदर थे किंग्स भी थे, पैसे वाले लोग भी थे, गहापतीज भी थे, जो हमला फोक्स हुआ करते हैं यानी कि वर्कर्स, स्लेव्स यानी गुलाम, क्राफ्ट पीपल यानी कि जो हाथ से कार्य करते हैं, कारीगर, वो लोग भी इनके फॉलोअर की उसमें आते हैं। Once within the Sangha, all were regarded as equal, having shared their earlier social identities on becoming bhikkhus and bhikkhunis. एक बार संघ के अंदर अगर ये एंटर हो गए तो ये सारे इक्वल हो जाते थे, कोई राजा हो या ना हो, वेल्दी हो या ना हो, स्लेव्स हो, वर्कर हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी का लोग हो, वो सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। और इनकी जो पुरानी जिंदगी होती थी, पास्ट की जो आइडेंटिटीज होती थी, वो ये पूरी तरह से त्याग देते थे और बन जाते थे भिक्खुस अगर मेल हैं और भिक्खुनीज अगर फीमेल हैं। The internal functioning of the Sangha was based on the traditions of Ganas and Sanghas, where consensus was arrived at through discussions. अब क्या होता था, इंटरनल फंक्शनिंग जो होती थी संघा की, वो बेस्ड होती थी पूरी तरीके से गानास और संघास पे, इनके जो ट्रेडिशंस थे, और वहां पर ये प्रॉपर डिबेट डिस्कशंस करते थे हर चीज का। ये कॉन्सेंसस यानी कि हर चीज की यहाँ पर क्या होती थी, एक तरीके से बताया जाता था कि क्या चीज होनी है, क्या नहीं होनी है, क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, सब चीजों पर ये बातचीत करके होती थी और सब उसे सुनते थे। If that failed decisions were taken by vote on the subject, अगर ये पूरी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चीज में अग्री करने से फेल हो जाते थे तो ये यहाँ पर वोटिंग करवाते थे और वोट के हिसाब से ही ये फिर डिसाइड करते थे कि क्या चीज करवानी है और क्या नहीं करवानी है। समझ में आया? आम सहमति, कॉन्सेंसस इज आम सहमति। यहाँ पर डिसीजन जो है वो आम सहमति पे लिए जाते थे, इसको लिख लो, आम सहमति होता है कंसेंसस का मतलब। किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। Internal functioning of the internal functioning से जो है ना, ये वाला वापस बताओ इतना। ओके, जो यहाँ पे इंटरनल काम होता था ना संघा के अंदर, वो आम सहमति पे बेस्ड था। वहां के जो ट्रेडिशंस थे, गानाज और संघाज यानी लीडर्स जो थे, उन पर बेस्ड था, ठीक है। और वहां पर वो किसी भी चीज का कोई अगर उनको डिसीजन लेना होता था तो आम सहमति पर लेते थे, डिस्कशन करने के थ्रू, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं भाई आपकी क्लास में आकर के कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो कितने बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट फाइल में करना चाहेंगे और कितने पीपीटी, तो मैं बेसिकली आपको चॉइसेस दे रही हूँ और आपने उस पर अपनी सहमति देनी है कि भाई इतने बच्चे जो है वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे और या फिर इतने बच्चे चाहते हैं कि भाई पीपीटी बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बोला जाता था, जो लीडर्स हुआ करते थे, यहाँ के टीचर्स जो हुआ करते थे, वो जाकर के डिस्कशन करते थे और फिर आम सहमति पे जो ज्यादा अमाउंट में लोग जिस चीज के लिए अग्री करते थे वो उसी चीज को फॉलो करते थे। लेकिन कई बार जब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे होते थे तो अब ये वोट करवाते थे उस सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई कितने लोग इस चीज की हाँ में वोट कर रहे हैं और कितने लोग जो है इसकी ना में वोट कर रहे हैं। ऐसे ये इनके इंटरनल फंक्शन होती थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस तरीके से इंटरनली काम होता था। ओके बेटा, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लेना एंड वील डिस्कस योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज क्लास। Have a nice day ahead, student. God bless you all.
वेलकम।